जय हिंद। आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 22 जुलाई था। 22 जुलाई भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। इस दिन इंडिया ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया एज अ नेशनल सिंबल। अब क्योंकि नेशनल फ्लैग है तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, कहाँ कैसे नेशनल फ्लैग टाइम टू टाइम सुर्खियों में रहा, वहाँ पे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे फॉरेन लैंड में कहाँ पे लहराया, फ्लैग मूवमेंट किसने लीड की, अंडमान निकोबार में फ्लैग को कौन पहले लहराया। अंडमान निकोबार सबसे पहले आज़ाद हुआ था भारत का। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद किसने सबसे पहले लहराया, शाम को किसने लहराया, नेक्स्ट डे किसने लहराया, ये सारे क्वेश्चन है। और ये टॉपिक जो है आपका फ्लैग से सारे का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो कोड्स क्या है, फ्लैग कोड्स होते हैं। ठीक है, 2002 ठीक है, कोड्स हैं। ठीक है, 202। देखिए, नेशनल फ्लैग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई। 20 इसको हम तिरंगा एडॉप्शन डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरंगा एडॉप्शन डे। व्हेन द ये जो एडॉप्ट हमने किया 22 जुलाई, देखना यहाँ पे दिख रहा है, मैं आ रही हूँ। यस मैम। ठीक है, एडॉप्ट हमने किया 22 जुलाई। ठीक है, 1947। आजाद तो हम 15 अगस्त को हो गया। एडॉप्ट हमने कब कर लिया? 1947 एज अ नेशनल सिंबल हमने इसको बना लिया भारत का। 17 नेशनल सिंबल कितने हैं? 17 नेशनल सिंबल है। 17 में से एक हमने किसको अडॉप्ट कर लिया? नेशनल फ्लैग, जिसको हम तिरंगा कहते हैं। इसको हमने कहाँ अडॉप्ट किया? जब हमने अडॉप्ट किया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं? कहाँ पे अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंट कौन थे, और नेशनल सिंबल कब मनाया गया। ठीक है, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त, हमने अडॉप्ट कब कर लिया? 22 जुलाई को। ठीक है, अब थोड़ा एक मिनट ब्रेक करना, पॉज करना, सारा टेबल बना रही हूँ। ठीक है, 1904, 1907, 1923, 1943 and 1947। कोई खा तो नहीं लिया? चलो, जो खा लिया होगा याद आता जाएगा। ठीक है, 1904 में निवेदिता, सिस्टर निवेदिता कौन है? स्वामी विवेकानंद की बहन। हाँ, ठीक है, सिस्टर निवेदिता जो थी, इन्होंने भारत के योगदान दिया। स्टार्टिंग में जो भारत का एट्रीब्यूट किया इन्होंने, इंडियन फ्लैग को किसने किया? सिस्टर निवेदिता ने। और वहां पे द फ्लैग आल्सो डिस्प्ले वंदे मातरम, वी बो द मदर इंडिया इन बंगाली। क्या लिखा? वंदे मातरम इन बंगाली एंड ए वाइट लोटस एट इट्स सेंटर व्हिच रिप्रेजेंट प्यूरिटी। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा, बंगाली में दिया था स्लोगन ये। अब यहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है 1907 से। ठीक है, 1907 वैसे भी इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूरत से स्प्लिट हुआ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 पार्ट बने। ठीक है, और इसी बीच मैडम बीकाजी कामा, क्या नाम है? मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? She was the first Indian to
to unfurl Indian flag in foreign land at Stuttgart, Germany. ठीक है, ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने अनफर्ल इंडियन फ्लैग एट, ये मैंने बहुत बार, स्टुटगर्ट जर्मनी 1942 को लैंड, ठीक है, 1940 डेट को चेक कर लेना। मैडम मीका जी कामा पहली भारतीय बनी जिन्होंने भारत के झंडे को कहाँ पे ले आया, स्टुटगर्ट जर्मनी। अब इस फ्लैग का नाम क्या था? इस फ्लैग का नाम सप्तऋषि फ्लैग था, सप्तऋषि फ्लैग। आपने आरआर मूवी देखी है तुमने? ठीक है, आरआर मूवी अगर नहीं देखी तो तुम दोनों ये नहीं ना करो, ठीक है। आरआर मूवी नहीं देखी तो जब वो सबसे पहला जो सीन इंट्रोड्यूस करते हैं उस मूवी में, यही फ्लैग के साथ ये मूवी स्टार्ट होती है, जो मैडम मीका जी कामा ने जर्मनी में ले आया था, ठीक है। और इस फ्लैग में लोटस भी है, और इस फ्लैग में 4 लोटस ऊपर है, 4 लोटस नीचे की तरफ है, और इस फ्लैग में जो नीचे स्लोगन लिखा गया है वो स्लोगन है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है हमने बंकिम चंद्र चटर्जी की अनन्नत से लिया है, और इसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896, याद रखिएगा। इसका मतलब वंदे मातरम काम कर रहा था, ठीक है। इसके बाद बड़ी सारी चीजें हुई। 1905 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में पार्टीशन हुई भारत की, बंगाल की पार्टीशन हुई। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइटेड। 1911 में दिल्ली बिकम द कैपिटल, ठीक है। नेशनल एंथम गाया गया, ठीक है। ये सारी चीजें एक एक करके याद रखनी है, ठीक है। एक आप इंडियन नेशनल कांग्रेस करो, उसको 20-25 दिन लगाओ, ठीक है। हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इस सेक्शन में क्या क्या हुआ, क्या कौन वायसराय था, कौन गवर्नर जनरल था, इस तरह के सेक्शंस करने से एक दिन में एक करो, सारी नहीं करो, एक दिन में एक करो, याद करो, उसको 3 बार रिपीट करो और आपको नन हो जाए। बार रिपीट तो होती रहती क्लास में। इस फ्लैग का नाम सप्तऋषि फ्लैग या फ्लैग फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, फ्लैग फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, ये भी याद रखिएगा। और इस फ्लैग को आज कहाँ डिस्प्ले किया जाता है? ये फ्लैग डिस्प्ले किया जाता है मराठा केसरी लाइब्रेरी, मराठा केसरी लाइब्रेरी पूना, मराठा केसरी लाइब्रेरी पूना, ठीक है। इसमें से सारे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैडम मीका जी कामा पारसी थी, इंडियन नहीं थी, इंडियन ही थी, बट ये कौन कहाँ से आए थे? ये माइग्रेंट थे पर्शिया से। पर्शिया ईरान को कहते हैं, इसको ईरान। पहले जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते थे, जिनका घर था उनको निकाला गया। इसी तरह ईरान से भी जो पारसी, उसका नाम ईरान नहीं था, पर्शियन था, ठीक है। पर्शिया में जो लोग रहते थे उनको पारसी लोग कहते थे, और जो निकल के आए उनको भारत ने शरण दी थी तब, ठीक है। उसके बाद ये पारसी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है भारत को बनाने में। फिक्की, जमशेदजी टाटा, ठीक है। विक्रम साराभाई, ठीक है, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन। फिर JRD टाटा, JRD टाटा हो गया। फिर आपके आते हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फर्स्ट चेयरमैन जहांगीर होमी बाबा, ये भी क्या है? पारसी। बहुत सारे पारसी लोग हैं जिन्होंने भारत के स्पेस में भी बड़ा सारा काम किया, भारत के डिफेंस में भी। मानिक शाह, सैम मानिक शाह,
ठीक है, ये सारे पारसी लोग हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाने में काम किया। भारत को एक रिलीजन से नहीं बनता, भारत भारतीयों से बनता है। याद रखिए, कोई देश किसी रिलीजन से नहीं बनता, देश के लोगों से बनता है। जब देश की बात होती है तो सारे लोग, ठीक। 1923 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1923 नागपुर सेशन। कौन सा सेशन है? नागपुर सेशन। नागपुर सेशन में जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ा फेमस है, ठीक है। श्रद्धांजलि जो दी गई जलियांवाला बाग के लोगों को, वो नागपुर सेशन था। इस सेशन में एक मूवमेंट होती है, ठीक है। इस सेशन में एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट बोलते हैं। फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट। और ये फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट जो है सरदार पटेल लीड करते हैं। कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल वाज द आयरन फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑल। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना था इन्होंने, बट जवाहरलाल नेहरू और को पसंद नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सरदार पटेल का दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और कौन से विलेज में है? ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, जेकेएसएसबी में बड़ा रिपीट होता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कावड़िया विलेज में। कहाँ पे? गुजरात की कावड़िया विलेज में। बड़ा क्लास 4 का 2021 में एग्जाम हुआ, 2 में बच्चे जे.एंड.के रटते रहे, जेकेएसएसबी का जे.एंड.के रटते रहे। मैंने बोला मत रटो, ड्यूटी है तो पेपर जे.एंड.के से नहीं आएगा। इतना टफ पेपर आता है जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में, क्लास 4 जितना टफ पेपर कभी नहीं आया, ठीक है। जितने सेशन हुए हैं सब में मुश्किल से मुश्किल बच्चे बाहर निकले। तो बाहर थे एक बच्चे ने, मैम देखो ना स्टैचू ऑफ यूनिटी मुझे पता था। अब वो 10+2 क्लास 4 के बच्चे कितना पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। उन्होंने बोला मैम स्टैचू ऑफ यूनिटी मुझे पता था। उसके आगे पूछ लिया भाई, विलेज पूछ लिया, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया। अब मैं ये थोड़ी पढ़ के गया था, समझ आया। जेकेएसएसबी वाले बच्चे एक गलती बहुत करते हैं, जे.एंड.के में घुस जाएंगे, सिर्फ जे.एंड.के पढ़ते हैं। जेकेएसएसबी वाले अब पैटर्न चेंज हो गया, जे.एंड.के थोड़ा कम पढ़ना है। आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, देखो एसआई का सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। उसमें आपका 50% मैथ कर दिया, 75% मैथ है। तो और जेकेएसएसबी के और जो जीएस है उसमें कम जीएस है, 10 करंट अफेयर के हैं और 3-4 जीएस से क्वेश्चन आने हैं आपको, यही सिलेबस है, ठीक है। 13 अप्रैल नागपुर सेशन हुआ। मूवमेंट जो है एक चलाएगी फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट, सरदार पटेल ने इसको लीड किया। और इसमें भी नागपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर जो है फ्लैग को होस्ट किया गया। किसने किया? जमुनाबाई बजाज। जमुनाबाई बजाज, चेक कर लेना नाम, ठीक है। जमुनाबाई बजाज, ये आपको नाम पहली बार सुना होगा, ठीक है। 1942, आपको मैं डेप्थ में नहीं करवा रही सारे क्वेश्चन, जैसे इनको कल करवाया आपको नहीं करवाती, ठीक है। आपको जीएस हिस्ट्री में से करवा ही रही, ठीक है। सरदार पटेल कौन था, कौन सी मूवमेंट लेड की? ये सरदार पटेल की दूसरी मूवमेंट थी। जो पहली थी कर मत दो, वो थी बडोली मूवमेंट। बडोली मूवमेंट में ही सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया था। और सरदार का टाइटल गांधी जी ने नहीं दिया, गांधी जी के साथ जो वहाँ की फीमेल थी, कहाँ की? बडोली की। बडोली के लोगों ने, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पता है? बड़े लोग सोचते हैं गांधी जी ने कोई टाइटल दिया। बडोली में सरदार पटेल ने जिनको हेल्प की, लोगों ने उनको इसका टाइटल सरदार दे दिया। सरदार का मतलब जो मुखिया है, ठीक है। वहाँ पे सरदार का मतलब मुखिया, गुजरात में सरदार बोलते हैं मुखिया को, मतलब जो हेड होता है, ठीक है। उन्होंने वहाँ विलेज के लोगों ने सरदार पटेल को नाम दिया। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लेड बाय गांधी जी, लेड बाय गांधी जी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया,
1922 ही इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन भी किया गया था बंगाली वेंकैया ने। किसने किया था? बंगाली वेंकैया। और बंगाली वेंकैया ने जो है चरखा, बीच में चरखा, इंडियन फ्लैग के बीच क्या सिंबल दिया? सिंबल जो था चरखा। चरखा वाज द नेशनल सिंबल इन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, नेशनल जब मूवमेंट हुई भारत की, चरखा जो था नेशनल सिंबल था। और चरखा जो है आज साबरमती के आश्रम में, जो गांधी जी चलाते थे चरखा, साबरमती आश्रम में आज भी रखा गया। ठीक है, चरखा। नेक्स्ट आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। और यहाँ पे एक स्लोगन दिया जाता है, डू और डाई। ये तो सबको ही आता है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बॉम्बे का सेशन था। बॉम्बे का सेशन जो है ग्वालियर टैंक बॉम्बे, ये सेशन था। ये ग्वालियर टैंक इसलिए लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर क्या हुआ? इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लेड किया किसने? अरुणा आसिफ अली। ठीक है, लेड बाय अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमेन कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, वुमेन ऑफ इंडिया। बट मैडम बीका जी को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया। रेवोल्यूशनरी वुमेन किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अरुणा आसिफ अली और मैडम बीका जी इस क्वेश्चन में। रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट लेड बाय गांधी जी, डू और डाई, इंडियन नेशनल का ये वाला सेशन था। और लेटर आफ्टर गांधी जी अरुणा आसिफ अली लेड द मूवमेंट। और यहाँ पे और ये फर्स्ट इंडियन बन जाती है, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू अनफर्ल स्वराज फ्लैग। स्वराज यहाँ लिखा है क्योंकि जो बंगाली वेंकैया ने इंट्रोड्यूस किया था फ्लैग, उसका नाम स्वराज था। क्या था? स्वराज। गांधी जी के रिकमेंडेशन पे बंगाली वेंकैया ने स्वराज को इंट्रोड्यूस। हाँ, बहुत स्वराज टाइम टू टाइम बनता आता गया। ठीक है, जब रिफॉर्म्स हुए, दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने अलग स्वराज का मीनिंग दिया। फिर दादा भाई नौरोजी आए, उन्होंने अलग डेफिनेशन दी। वो 1905 में उन्होंने दिया सबसे पहले। अगर फ्रीडम रेवोल्यूशन में देखा जाए तो क्या क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं। आ रही हो तो उस पे स्वराज, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अलग दिया। फिर 1929 में जेएल नेहरू ने स्वराज का मतलब अलग दिया। शिवाजी देखा जाए तो शिवाजी ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने दिया स्वराज। ठीक है, टाइम टू टाइम स्वराज का मीनिंग बदलता गया, सब लोग अपने डेफिनेशन अकॉर्डिंग देते गए। स्वराज की लड़ाई किसकी थी? स्वराज की। ठीक है ना, उस स्वराज को पाने के लिए अलग अलग जितने भी पाइनर्स हुए उन्होंने नाम दिया। गुड, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे ये जो है आप बात देते हैं क्या है? लीडरलेस, ये लोगो दोबारा। इसके बाद ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है लोगों ने चलाया, सबसे बड़ा आंदोलन, तब जाके हमें आजादी मिली। यहाँ पे गांधी जी नहीं कहते कॉल्ड ऑफ। ठीक है, गांधी जी से पहले जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, सब में कॉल्ड ऑफ कहते थे। और यहाँ पे जब लोग उग्र हुए, जब क्रांति आई तो यहाँ पे हमें आजादी मिली 3 साल के अंदर। यहाँ ये भी याद रखें, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू अनफर्ल स्वराज एट, कहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है? ग्वालियर टैंक बॉम्बे, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हुआ 1943 सुभाष चंद्र बोस, ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 1943 की 45 चेक कर लेना। सुभाष चंद्र बोस इंडियन आर्मी को इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, भारत की अपनी आर्मी थी
जो आज किसी भी रेजिमेंट में नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, इसमें ये यहाँ पे स्लोगन दिया दिल्ली चलो। जब दिल्ली चलो का स्लोगन आया तो दिल्ली में आते हुए नेताजी अंडमान निकोबार में पहुंचे। सबसे पहले हमने ब्रिटिशर से अंडमान निकोबार आजाद करवाया था। अंडमान निकोबार ये यूनियन टेरिटरी बाद में बनी हमारे भारत की। अंडमान निकोबार आते दोस्त नहीं आया, ये बाद में यूनियन टेरिटरी बनी भारत की। ठीक है, आज इसकी कैपिटल है विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर नहीं है इसकी कैपिटल, क्या है? विजयपुरम। क्योंकि विजय सबसे पहले यहाँ पे पाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। वो जब इंडियन आर्मी लेके आए थे, इस टेरिटरी को हमने आजाद करवाया और पहले बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट इंडियन बन जाते हैं। फर्स्ट इंडियन टू अनफोल्ड इंडियन फ्लैग इन अंडमान निकोबार। समझ आ गया? 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और जिस दिन हमें आजादी मिली 15 अगस्त को, 15 अगस्त को हमने 15 अगस्त को कुछ बोलना विक्रम? ठीक है, 15 अगस्त को हमने नहीं, मैं नहीं पैदा, मुझे पता नहीं। ठीक है, 15 अगस्त को जो लोग थे झंडे को कहाँ पे होस्ट किया? रेड फोर्ट में नहीं किया, 15 में 16 में किया था नेहरू जी के सुबह। ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट ये म्यूजियम बन गया है आज भी। जो भारत का तिरंगा था इसको रखा गया है, सिल्क से बनाया गया था। सेंट जॉर्ज फोर्ट चेन्नई में रखा गया है। ठीक है, शाम के 4:30 बजे शायद हुआ था। 14 अगस्त को रात के 12 बजे, जिस दिन 15 अगस्त था, पाकिस्तान आजाद हुआ। ठीक है, दूसरे दिन भारत 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। और फिर 16 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे तिरंगा को लहराया? रेड, ये भी यहाँ देखिएगा। यहाँ से जब इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि फ्लैग के बीच जो चरखा है इसको रिप्लेस किया जाए। और ये रिकमेंडेशन किसकी थी? JR नेहरू की। उसकी जगह अशोका चक्रा जो लाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JR नेहरू। चरखे को हमने हटा दिया और अशोका चक्रा जो क्या है? धर्मा चक्रा, क्या है? धर्मा चक्रा भी इसको कहते हैं। ये लॉर्ड बुद्धा का माना जाता है। अशोका चक्रा को रिप्लेस किया with 24 स्पोक्स के साथ। ये भारत। बाकी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, फ्लैग वाइट, ग्रीन, येलो, सॉरी ऑरेंज, ठीक है, ये आप सबको आता है। आपको मुझे ये नहीं आता होगा। वाइट रिप्रेजेंट पीस, अच्छा, ऑरेंज यूनिटी, सैफ्रॉन सैक्रिफाइस, अच्छा, ग्रीन प्रॉस्पेरिटी, और भी है। ठीक है, और भी 3-4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको समझ आ गया, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये बड़े डेप्थ में है। अब यहाँ पे 1945, 6, 47, ठीक है, 1945 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? JR नेहरू। कौन थे? JR नेहरू। 1946 में जो लास्ट थे आजादी तक जो रहे, JP कृपलानी, JP कृपलानी जो लास्ट बने, लास्ट थे ये। ठीक है, जो इसके बाद आए वो JP कृपलानी नहीं। ठीक है, ये लास्ट सेशन था मेरठ आजादी के, जब इंडिया आजाद हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन था? मेरठ सेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1945 में JR नेहरू क्या थे? प्रेसिडेंट। JR नेहरू बहुत बार प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम। ठीक है, गांधी जी एक टाइम ही रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी एक टाइम रहे हैं, WC बनर्जी 2 बार रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भी रहे हैं। ठीक है, सरदार पटेल भी रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, सर तो आपको करवा ही रहे हैं, हिस्ट्री आपको आ गई। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कभी भी, किसी भी कहीं भी। वैसे भी याद रखना चाहिए भारत की आज़ादी, और फिर आज हम आज़ाद। ठीक है, अभी जो है अगस्त में, अगस्त का जो मंथ होता है उसको हम अगस्त क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। क्विट इंडिया मूवमेंट
मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगदीप धनकर, आप सारों को यही टेंशन बढ़ गया रिजाइन क्यों किया, क्योंकि ये अच्छे वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, बहुत ही अच्छा काम करते थे। बड़ी बार आपने आप पार्टी पे मत जाओ, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जो अच्छा काम करता है अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम, मुझे तो बड़े पसंद थे, आउटस्पोकन थे, डट के काम करते थे, बिल्कुल जस्टिस के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था, बट ये आउटस्पोकन थे, ठीक है। अब इन्होंने एक बिल राज्यसभा में, जो राज्यसभा में एक बिल आया, इम्पीचमेंट का बिल है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक है, इन्होंने ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया। जो इम्पीचमेंट बिल था उसमें विपक्ष के लोग, अपोजिशन ने उसको साइन करके राज्यसभा में सबमिट किया था। जो पार्टी है जो सत्ता में है बीजेपी, उसने साइन नहीं किया था, और इसके बाद ही कुछ हुआ। वैसे भी मैंने आपको उस दिन पहले भी पढ़ाया था, ये इनकी हेल्थ जो है डे बाय डे इनको कोई इशू हेल्थ का भी है, अब पता नहीं क्या है वो तो हम नहीं जानते, बट इतनी भी नहीं लग रही थी जब वो सीट पे बैठे हुए थे, पूरा दिन उन्होंने होश चलाया, उस चलाने के बाद भी ऐसा। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। क्या क्या हुआ, जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर इन्होंने रिजाइन किया, आर्टिकल 52 जो होता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है, किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। आर्टिकल 148 प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा अंडर आर्टिकल 52, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल रिजाइन करेंगे अंडर आर्टिकल 148, लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजाइन करेंगे अंडर आर्टिकल 156 क्लॉज 2, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो रिजाइन करते हैं अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज 8, ठीक है। वी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। लिख लो, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट डील्स विद द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 148 डील्स विद द रेजिग्नेशन कंट्रोलर ऑडिट जनरल। विशाल जी सर ने मना कर दिया, आर्टिकल 156 सब क्लास 2 डील्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की रेजिग्नेशन का है विनय, वही गवर्नर का भी है, ठीक है। जो गवर्नर रहते स्टेट के उनका भी सेम है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसी आर्टिकल के अंदर रेजिग्नेशन करते हैं, ठीक है, समझ आ गया, रिजाइन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो नोन एज एक्स ऑफिशियो, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी अलग अलग नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, अपने हाथों से लिख के रेजिग्नेशन देंगे। Jagdeep Dhankar resigned from his post and submitted resignation to President Draupadi Murmu under Article 67 Clause A of the Constitution. He was the third President in India to step down his post. ठीक है, वीवी गिरी, ठीक है, क्योंकि वीवी गिरी जो थे आफ्टर जाकिर हुसैन, he was appointed as the President of India after 6 months। जब 6 मंथ का समय रहता है, 6 मंथ के अंदर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करना पड़ता, नहीं तो डिले होता, ठीक है। एंड आर वेंकटा रमन भी भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वीवी गिरी भी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। हो सकता है इनको प्रेसिडेंट बनाना हो, ठीक है। कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है, एनडीए आपको किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन डिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड
addressed to the president as per article 67 clause A of the constitution. The resignation take effect immediately once submitted. ठीक है, ये भी यहाँ रखिए. नेक्स्ट, सारे अच्छे क्वेश्चन आज मजेदार. ठीक है. एंड ऑफ एन एरा, इसने 400 से भी ज्यादा हमारे पायलट शहीद हुए. MiG-21. MiG-21 में एक मूवी भी आई थी R1 की, और आमिर खान था. हाँ, बड़ी अच्छी मूवी थी. क्या नाम था उस मूवी का? हाँ, बोल उसकी कुछ इस तरह गाना ना, उसका गाना उसका फेमस है. आर माधवन की मूवी देखिएगा, मैं नाम मुझे याद आएगा तो बताऊंगी. हाँ, रंग दे बसंती. ये MiG-21. ठीक है. MiG-21 फाइटर जेट टू बी पास्ड ऑन बाय इंडियन एयर फोर्स ऑन सितंबर. ठीक है, 2 महीने के बाद इसको टाटा बाय बाय. रुको तो नहीं, टाटा बाय बाय. MiG-21 ने बांग्लादेश वॉर 1971 में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और करगिल कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द करगिल कन्फ्लिक्ट. बट मिग जो है बड़े सारे क्रैश हुए. भारत के बहुत सारे जो फाइटर पायलट थे वो शहीद हुए. रिसेंटली भी अभी भी लास्ट वीक ही हुए हैं 2. The fighter jet will be decommissioned at the ceremony planned in the Chandigarh. कहाँ पे होगी? फेयरवेल इसको मिलेगी चंडीगढ़ 19 को. अब अभी भी 2 MiG-21 है स्क्वाड्रन. MiG-21 स्क्वाड्रन एंड 23 स्क्वाड्रन, इनको बेटर नोन एज पेंथर एंड द नंबर 3 स्क्वाड्रन आर कोबरास. इन दोनों को, एक को पेंथर एक को कोबरा कहा जाता है. ये जैसलमेर के बीकानेर में आज भी वहां पे खड़े हैं. ठीक है. नल डेजर्ट फाइटर बेस नियर बीकानेर. बट इसको रिप्लेस करेगा तेजस. कौन रिप्लेस करेगा? तेजस. तेजस जो है इसका ऑर्डर दे चुकी है गवर्नमेंट पहले ही तेजस के लिए. ठीक है. 2030 तक इंडियन एयरफोर्स को सारे तेजस मिल जाएंगे. इंडियन एयरफोर्स प्लान टू रिप्लेस MiG-21 स्क्वाड्रन. फ्रंट स्टेशन है नल. इसका बेस कहाँ पे है? नल एयरबेस राजस्थान. विद तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट. इंडिया का तेजस की अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं हुई. कॉन्स्पायरेसी हो जाए वो अलग बात है. ठीक है. बड़ी सारी कंट्रीज हैं जो तेजस भारत से खरीद चुकी हैं और वहां पे फंक्शनिंग भी है तेजस. ये लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है. लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है. इंडिजीनियसली है, भारत ने बनाया है. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अभी तक 6 तेजस जो है 2026 तक डिलीवर कर देगा. और दिस शिफ्ट टू एक्सपेक्टेशन जो रहेगी वो कितनी है? पहले ही हमने 2021 का क्वेश्चन है ये. 83 MK1 फाइटर इतनी कॉस्ट थी. वो प्लान टू बाय 97 मोर. ये कहाँ पे? इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे जिनकी कॉस्ट इतनी. ठीक है. एंड ये आपको कॉस्ट भी पूछेंगे. कितने तेजस की बात हुई, कितने इंडियन एयरफोर्स में आगे है, तेजस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ठीक है. और सारी तेजस बनाने वाली कंपनी कौन सी है और किसको क्या किया है? डिकमीशन किया है. दूसरा, किनको अभी 2 को रखा है वो पेंथर एंड कोबरा. इसका बेस कहाँ पे है? MiG-21 का राजस्थान नल डेजर्ट. ठीक है. याद रखिएगा. ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देख लो. इंडियन नेवी ये इस बार वाला है. अभी अपाचे जो है हम सब जानते हैं यूएसए का है. इंडियन एक फर्स्ट बैच अपाचे का इंडिया में पहुंचने ही वाला है. इंडियन आर्मी इंडियन फर्स्ट बैच अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट. ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है. ठीक है. इसको डिस्कस नहीं मैंने किया क्योंकि इसको इतना ही याद रखना आपने. ये जो है ये भी हम नस्तर कर चुके हैं. निस्तर ये भी इंडिजीनियसली है, भारत ने बनाई है. इसको डाइविंग स्पोर्ट वेसल के नाम से जाना जाता है. हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया और इसको कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में. ठीक. विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है. फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन कंस्ट्रक्टेड डाइविंग स्पोर्ट वेसल. वेरी इंपॉर्टेंट. NDA-CDS सैटिस्फाइड एग्जाम. दोनों क्वेश्चन लिखिए भाई. ठीक है. आपको डिफेंस के सारे क्वेश्चन लिखने आप में आता है. बाकी जिन लोगों का JKSSB या मैं बार बार बोल रही हूँ नायब तहसीलदार या कोई भी एग्जाम है उसमें एक डिफेंस का क्वेश्चन आप JKSSB KS वाला एग्जाम उठा के देख लो. उसमें इस साल 2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन डिफेंस में से.
ठीक है। अब आप इतना सा नहीं पढ़ सकते, आपको इतना पढ़ना है। तो जब भी आपने तो आपकी तो एनडीए सीडीएस में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी हिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है। उसकी हिस्ट्री के इतने शानदार क्वेश्चन आते हैं कि बड़े मजा आता है उसका पेपर जो हिस्ट्री होता है, ठीक है। और ज्योग्राफी तो वैसे ही आती है, एज इट इज जैसे आती है, बट याद करोगे तो आएगी ना, ज्योग्राफी पढ़ने से आएगी। आप इजी इसीलिए लगती है, 10 बार रिवीजन होती है, इस बार एक बार भी तुम्हें रिवीजन होगी, ठीक है। यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है ये वाराणसी में हुई है। कहाँ पे? वाराणसी में। इसका एक थीम दिया गया है, ये यूथ समिट है, ड्रग्स फ्री यूथ फॉर ए विकसित भारत। किसके लिए है? ड्रग्स, इंडिया में सारी जगह में ड्रग्स है। अगर बॉलीवुड वाली एक मूवी बनाते हैं उड़ता पंजाब, समझ आया? वहां पे उड़ता पंजाब तो ज्यादा तो बॉलीवुड में है, समझ आया? बॉलीवुड भी वही काम करता है जो बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज करती है भारत के लिए। सबसे ज्यादा तो ड्रग्स नहीं मिलता है बॉलीवुड में, ठीक है। और किसी भी स्टेट को, भारत के किसी भी हिस्से को, भारत की कोई भी चीज को खत्म करना या उस चीज को कम दिखाना, वो इनका काम, ठीक है। उड़ता पंजाब खाली भारत में, उड़ता पंजाब से भारत में, पंजाब में नहीं है, पूरे इंडिया में इस टाइम उड़ता इंडिया है। जो न्यू जनरेशन है सारी उड़ता इंडिया भाई। पंजाब क्या, कहीं भी चले जाओ, तुम क्या सोचते हो कि नहीं है? जब से ये मुगल रोड ओपन हुई है, ये पूरा रोरी, पुंछ, मैंडर, ये सारा बेल्ट ही उड़ता मुगल रोड है, उड़ता जम्मू है, ठीक है। जम्मू में कितना है? जम्मू में देखो ना आप, शास्त्री नगर, ठीक है। तो करण जोहर जो है वो कितना उड़ता होगा, समझ आए हो? हाँ, इसलिए किसी भी एक स्टेट को हम गलत नहीं दिखा सकते, ठीक है। बड़ी सारी मूवीज भी आई जिन्होंने वापिस, जो लोग थे उन शहीद हुए, जिन लोगों का इतिहास नहीं था, जैसे सारागढ़ी की लड़ाई, आप में से किसी ने नहीं देखी होगी, वो जरूर देखे सारागढ़ी की लड़ाई। सारागढ़ी की लड़ाई मूवी, बहुत केसरी 2, सॉरी केसरी 1, ठीक है। हाँ, केसरी 1। पंजाब में तो हर चैप्टर में पहले सारागढ़ी का चैप्टर होता था, अब क्या है उसमें भी डिलीट हो गया, ठीक है। हाँ, सारागढ़ी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर भारतीय को सारागढ़ी का इतिहास पता होना चाहिए। हर भारतीय को ये मिडल, हम मेडिवल इंडिया जब पढ़ाते हैं तो उसमें सिख का इतिहास ही नहीं है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं है, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं है। जिन लोगों ने भारत के लोगों ने विदेशी लोगों से लड़ा, जो इन्वेडर थे, उनका इतिहास खुल के बताया है। और जो हमारे देश का इतिहास है उनका बुक्स, भाई आप याद रखिए, बुक्स भी वही बुक्स लिखते कौन है? जो पॉलिटिक्स में होते हैं, ठीक है। जो सरकार जिस टाइम होती है, पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना आजाद रहे, ठीक है। अब तो बड़े साल तक कांग्रेस ने राज किया, बुक्स में वही चलता था जो कांग्रेस चाहती थी, ठीक है। कांग्रेस ही थी तो कांग्रेस का नाम लूंगी, कोई बाइस नहीं है, ठीक है। अगर बीजेपी अब जो कर रही है, न्यू पॉलिसी ला रही है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। या तो इंडिया की पढ़ाई पीछे कर रही है, या तो इंडिया को जो बेले लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलेगी उनको स्किल सिखाने लगे हैं, ठीक है। देखते हैं, अभी शुरू होगी तो फिर उसके ऊपर कमेंट करके। अभी तक इस न्यू पॉलिसी में कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और सारा इतिहास, कितने हमारे 10 गुरु थे जो मेडिवल में हम पढ़ सकते थे, उनका इतिहास नहीं बताया बच्चों को। मैंने बोला बच्चों को आजकल बिल्कुल पहले सिखाता था, अपने लोगों का इतिहास सिखाता था, उनकी अच्छी बातें, 10 शिक्षाएं जो भी उनकी शिक्षा होती थी उनको सिखाई जाती थी। अब स्कूलों में ऐसा नहीं सिखाया जाता। अब स्कूलों में हमारे बच्चे मास्टर इन गालियां, मास्टर्स हैं गालियां देने में, मास्टर देने में नहीं, आने में, पेरेंट्स के सामने नहीं बोलते होंगे, फ्रेंड्स के सामने तो मास्टर्स है ना, सब सही गालियां देते हैं, जो शायद हमारी जनरेशन ने 50 साल की उम्र में सीखी होंगी। ये इस जनरेशन ने, जो छोटी वाली जनरेशन है स्कूल की, क्योंकि जो कॉमेडियंस आते हैं वो इतनी गंदी कॉमेडी करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई बैन ही नहीं करती है, वो पूरी जनरेशन को खराब कर रही है। करण जौहर और एकता कपूर की मूवीज, एकता कपूर के ड्रामे देखिए तो पूरा भारत ही बीमार हो जाता है। एक पत्नी के 4 पति बना देती है, एक पति के 5 पत्नियां बना देती है,
करण जोहर किसी के साथ भी, उसकी जितनी मूवीज हैं उसकी, भाई वर्डिंग और लैंग्वेज देखो उस मूवी की, कितनी गालियां उसकी मूवियों में, तो वो छोटे बच्चे सब वही अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये शान है हमारी। उनकी मूवियों में कोई शान नहीं है, जो भी कॉमेडियंस है गालियां देते हैं, छोटे बच्चों को लगता है हम ये सीख लें, हम ये सीख लें, वो बोलते हैं हमको शायद नहीं पता, गाने देखिए कितने गंदे से अजीब से वर्डिंग वाले हैं, तो जब बच्चे बोलते हैं उनको थोड़ी पता है कि क्या बोल रहे हैं, कि इस गाने का क्या मीनिंग है, बच्चे बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है ना। ये फिर एक तक पूर्ण करण जौहर के ऊपर भी एक्शन लेने की जरूरत होती है, होनी चाहिए। हम हमारे भारत के लोग बोलते नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन को खराब करना नहीं हमने। हम कॉपीराइट नहीं आ रहा अच्छा, मुझे नहीं कोई आया। नहीं बता रहा हूँ। थीम ऑफ द यूथ लिटरेचर समिट जो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, और मैं दोनों ही सेम लिख दिया। ये है भाई ड्रग्स फ्री यूथ फॉर ए विकसित भारत, ये है इसका थीम, ठीक है। ये सेकंड, ये ब्रेन वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। ब्रेन हेल्थ डे भी 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखो इस क्वेश्चन को, यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, याद रखिए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया है। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है वाराणसी में, ड्रग फ्री यूथ फॉर विकसित भारत। ऑर्गेनाइज किया गया इस इवेंट को, ऑर्गेनाइज वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। वाराणसी इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 1857 रिपोर्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए नेशनल वाइड यूथ लेड नेशनल मूवमेंट नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ठीक है। नशा मुक्त क्या है, युवा, ठीक है। इनिशिएटिव लॉन्च कंक्लूडेड यूथ स्पिरिचुअल समिट इन वाराणसी, और यहाँ पे काशी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। किसको? काशी डिक्लेरेशन को इसमें अडॉप्ट किया। वाराणसी में बड़ी सारी चीजें हैं। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू के लिखे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये दोनों क्वेश्चन बड़े सारे रिपीट होते हैं। मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और स्लोगन, नेम द स्लोगन गिवन बाय मदन मोहन मालवीय इज क्या है, मान्यता, और ये मोटो भी है हमारे भारत का, सत्य में सत्य में विजय है, ठीक है। स्लोगन गिवन बाय मदन मोहन मालवीय, और इट इज अडॉप्टेड एज नेशनल सिंबल, क्या नेशनल सिंबल भी नहीं, इट इज अडॉप्टेड एज नेशनल सिंबल एज ए मोटो ऑफ इंडिया, ठीक है, मोटो ऑफ इंडिया। इसी नेशनल सिंबल जो मोटो है, इसके नीचे जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है उसमें लिखा गया है सत्य में जय, ठीक है। अशोक का जो पिलर है उसके नीचे सत्य में जय लिखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। टू नेशन थ्योरी गिव इंडिया पाकिस्तान थ्योरी गिवन बाय सर सैयद अहमद खान, ये भी याद। सर का टाइटल गिवन बाय ब्रिटिशर्स, इनको सर का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था। सरदार पटेल की दूसरे दिन रेडियो में एक स्पीच आई थी, जिन्होंने भारत का विभाजन किया है वो भारत में ही रह गए, वो भारत में ही रह गए, और जिनको नहीं जाना था वो बेचारे चले गए, जिन्होंने किया था वो सारे भारत में ही रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी जिन्ना की फोटो लगी हुई है। एंटी नेशनल नारे चलते हैं वहाँ पे, हाँ, आप देख सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 11th इंडिया मेज समिट जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की, और ये ऑर्गेनाइज जो मेज रेवोल्यूशन, इसका जो है इस समिट का नाम है मेज रेवोल्यूशन। ये मिलके ऑर्गेनाइज इक्की के साथ और इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के साथ ऑर्गेनाइज की है, और शिवराज चौहान ने इसका इनॉग्रेशन किया है। शिवराज चौहान जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़ी देर तक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं शिवराज चौहान, ठीक है। ये जो मेज रेवोल्यूशन है ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, इंडिया के मेज सेक्टर में काम किया जाएगा। फिक्की देखिए, अब ये रहने
ठीक है, यहाँ तक ये कल करेंगे, बड़े सारे क्वेश्चन आप भी, ठीक है, मैम का भी आने का टाइम है, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करना है मेज वाला, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।